नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में प्रतिशत में कमी वृद्धि, प्रारंभिक मान और अंतिम मान पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या 5:4 के अनुपात में है। इनमें से 40% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया 5:4। तो इसके अकॉर्डिंग हम लड़कों की संख्या 500 लिखते हैं और लड़कियों की संख्या हम लिखते हैं 400। अब आप देखते हैं कि टोटल जो है वो 500 प्लस 400 यानी कि 900 हुई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40% लड़के बताने अपने को, तो 500 का अपने 40% निकालते हैं जो हमारे पास आता है 200। और ऐसे ही लड़कियों के लिए 70% बोला गया है, तो आप 400 का 70% निकालते हैं जो हमारे पास आता है 280। तो ये उन विद्यार्थियों की संख्या आ गई जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति लेने वाले कुल विद्यार्थी जो हैं, तो वो अपने लिखेंगे कि 200 प्लस 280 यानी कि 480। अब लास्ट लाइन में आप देखिए कि हमसे पूछा जा रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों का प्रतिशत। तो अब अपने कुल विद्यार्थियों में से इसे हम माइनस करेंगे। तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले कुल विद्यार्थी जो हैं, उनकी संख्या हम लिखते हैं। तो 900 में से आप 480 माइनस करते हैं, जो हमारे पास आती है 420। अब आपसे इन्हीं का प्रतिशत पूछा है, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों का प्रतिशत, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि 420 बटे टोटल विद्यार्थी थे 900, प्रतिशत के लिए हम गुणा करेंगे 100 से। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 46 से ही 2/3%, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है, फिर किसी परीक्षा में 1200 लड़के और 800 लड़कियां थी। इनमें से 48% लड़के और 39% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लड़कों की संख्या दी गई है 1200, लड़कियों की संख्या हमें दी गई है 800। तब आप देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो है वो हमारे पास होंगे 1200 प्लस 800 यानी कि 2000। अब जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया कि 48% लड़के पास हुए हैं, तो हम लड़कों का 48% निकालते हैं। तो 1200 का 48% हमारे पास आता है 576। ऐसे ही लड़कियों में 39% बताया गया है, तो 800 का हम 39% निकालते हैं जो हमारे पास आता है 312। तो अब आप देखते हैं कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो उसके लिए 576 और 312 को हम ऐड करते हैं, तो ये टोटल हुए हमारे पास 888। तो लास्ट लाइन में हमसे यही पूछा गया कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो जो पास हुए विद्यार्थी हैं उनको हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो 888 बटे कुल विद्यार्थी 2000, प्रतिशत के लिए गुणा हम करेंगे 100 से। इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 44.4%, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है, किसी गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रमशः 1800 और 1600 है। इनमें से 60% पुरुष साक्षर हैं। यदि कुल जनसंख्या का 68% साक्षर हो, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पुरुषों की संख्या बताई गई है 1800, महिलाओं की संख्या हमें बताई गई है 1600। अब आप देखते हैं कि टोटल ये हुए 1800 प्लस 1600 यानी कि 3400। तो पुरुषों के लिए अपने को बताया गया कि 60% साक्षर है। तो हम साक्षर पुरुषों की संख्या निकालते हैं, तो आप 1800 का 60% निकालते हैं जो हमारे पास 1080 आता है। फिर हमें दिया गया कि कुल जनसंख्या का 68%, तो कुल हमारे पास है 3400, तो 3400 का हमने 68% निकाला जो हमारे पास आता है 2312। तो हम देख सकते हैं कि साक्षर पुरुष जो है वो हमारे पास है 1080, और कुल साक्षर जो है वो आप देख सकते हैं कि 2312। अब इसे अगर हम माइनस करेंगे तो साक्षर महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो 2312 में से आप 1080 माइनस करते हैं, तो साक्षर महिलाएं आ जाती है 1232। और लास्ट लाइन आप देखिए क्वेश्चन की, हमसे प्रतिशत में जो महिलाएं कितने प्रतिशत साक्षर हैं यही पूछा जा रहा है। अब अपने इनको प्रतिशत में बदलते हैं, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत जो है 1232 बटे महिलाओं की संख्या 1600 है, और प्रतिशत के लिए गुणा हम लिखेंगे 100। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 77%, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है, किसी गांव की कुल जनसंख्या 2800 है। इसमें से 1750 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 90% पुरुषों ने मतदान किया जबकि 16% महिलाओं ने मतदान नहीं किया। ज्ञात कीजिए कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बार अपने पास कुल जनसंख्या जो है वो 2800 है, और इसमें पुरुषों की संख्या जो है वो आपके पास है 1750, और शेष महिलाएं हैं। तो आप 2800 में से 1750 माइनस करते हैं, तो महिलाओं की संख्या आती है हमारे पास 1050।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया कि 90% पुरुषों ने मतदान किया है, तो आप 1750 का 90% निकालते हैं, जो हमारे पास आता है 1575। और फिर हम देखते हैं कि 16% महिलाओं ने मतदान नहीं किया, तो अब 100 में से आप 16 अगर माइनस करें तो 84% बचता है। तो महिलाओं का हम 84% निकालते हैं, तो 1050 का 84% आता है हमारे पास 882। अब आप देखिए कि 84 कहाँ से आया। भाई अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, तो हमने 100 में से 16% महिलाओं ने मतदान नहीं किया, मतलब बाकी 84% ने मतदान किया है, इसलिए हमने 84% निकाला है। तब आपसे पूछा गया कि कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत मतदान हुआ। हम देखते हैं कि मतदान करने वाले कुल जो संख्या है वो कितनी हुई, तो उसके लिए आप पुरुष और महिलाएं जो हैं उनको ऐड करते हैं, तो 1575 प्लस 882 यानी कि 2457। अब आपसे इन्हीं का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो मतदान करने वालों की संख्या का प्रतिशत हम बताते हैं, तो आप लिखेंगे 2457 बटे कुल जनसंख्या 2800 थी, और प्रतिशत के लिए गुणा हम करेंगे 100। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 87.75% ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में कुल 3500 विद्यार्थी हैं, इसमें से 58% लड़के और शेष लड़कियां हैं। 70% लड़के और 80% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, ज्ञात कीजिए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि कुल विद्यार्थी हैं हमारे पास 3500, इसमें से 58% लड़के बताए गए हैं, तो लड़कों की संख्या हम निकालते हैं, तो 3500 का 58% निकालेंगे, जो हमारे पास आता है 2030। अब शेष लड़कियां हैं, तो आप 3500 में से 2030 को माइनस करेंगे, तो 1470 जो है वो लड़कियों की संख्या आ जाती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो लड़कों की संख्या का हम 70% निकालते हैं, तो 2030 का आप 70% निकालेंगे, जो हमारे पास आता है 1421। तो ऐसे अब लड़कियों का बताया गया कि 80% उत्तीर्ण हुई है, तो आप 1470 का 80% निकालते हैं, जो हमारे पास आता है 1176। अभी आप देखिए कि उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थी जो हैं वो हमारे पास हुए 1421 प्लस 1176 यानी कि 2597। और लास्ट में हमसे पूछा गया कि अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है, तो अब आप अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या लिखते हैं, तो आप 3500 में से 2597 जो है उसे हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास आता है 903। तो अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है, तो हम लिखेंगे कि 903 बटे कुल विद्यार्थी 3500, प्रतिशत के लिए गुणा हम करेंगे 100 से। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 25.8% ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई। यदि 3 वर्ष उपरांत जनसंख्या 10,000 हो, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी, ये हमने बताना है। तो आरंभिक जनसंख्या जो है उसे हम पी लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 25% की वृद्धि है, तो हम 125 बटे 100 लिखेंगे। बात 3 साल की है, तो इसे हम 3 बार लिखते हैं। और इसके बाद जनसंख्या 10,000 है, तो बराबर में हमने लिखा 10,000। अगर आप इसे फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाह रहे हैं, तो 25% की फ्रैक्शन बनती है 1/4, तो हमारी लाइन बनती कि पी के मल्टीप्लाई में हम लिखते 5/4 3 बार, क्योंकि 1/4 है, मतलब बेस वैल्यू हम 4 रखेंगे, और 4 में 1 की वृद्धि, तो 5/4 बन जाता है। और इसके उपरांत जनसंख्या 10,000 है, तो बराबर में हमने लिखा 10,000। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो पी इक्वल बनेगा 10,000 के गुणा में, ये संख्या इस तरफ आके पलट जाती है, तो 4/5 हो जाएगी। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो P इक्वल 5120, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है, किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था, ये हमने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, भी पुरानी वैल्यू जो है, प्रारंभिक जो है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 2006 की वैल्यू को हम P लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 10% वृद्धि है, तो 110 बटे 100 लिखा, और इक्वल में 2007 का वेतन 8,80,000 है, तो वो हमने वो लिखा। फ्रैक्शन से अगर करते हैं, तो 10% की फ्रैक्शन बनती है 1/10। इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो पी के मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट लिखते 11/10, और इक्वल में 8,80,000। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो पी इक्वल 8,80,000 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10/11। कैलकुलेशन करेंगे, तो पी इक्वल 8,00,000 रुपए, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% की वार्षिक की दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, ये हमने बतानी है।
तो वही सेम टाइप की कंडीशन है, भी पुराना जो है वो अपने से पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक मान जो वो पी हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 4% की वृद्धि है तो 104/100 हमने 2 बार लिखा, और इक्वल में नई वैल्यू हमारे पास थी 67,600। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाह रहे हैं तो 4% की फ्रैक्शन बनेगी 1/25। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे अगर लिखते तो लिखते हम पी के गुणा में 26/25, 2 बार लिखते इसे, और इक्वल में 67,600। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन बनती है हमारी कि P इक्वल 67,600 के मल्टीप्लाई में जाता 25 और बटे में आ जाएगा 26। कैलकुलेट करेंगे तो P इक्वल 62,500, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि कॉलेज के एक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या में 15% वार्षिक वृद्धि की जाती है। यदि वर्ष 2002 में उस पाठ्यक्रम में 800 विद्यार्थी थे, तो वर्ष 2004 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपने बताना है। तो इस बार हमें प्रारंभिक मान दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि 800 के मल्टीप्लाई में 115/100 2 बार लिखेंगे। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाह रहे हैं तो 15% की फ्रैक्शन बनेगी 3/20। तो हमारी लाइन बनती है कि 800 के गुणा में 23/20, ये हमने 2 बार लिखा। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो आप 20 से कट कर सकते हैं 800 को, तो वो 2 इंटू 23 बचता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1058, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 32,000 है। यह 10% वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो सेम उसी टाइप की कंडीशन है, भी इनिशियल वैल्यू हमें दी गई है, तो अब 32,000 के गुणा में लिखेंगे 110/100। 3 वर्ष की बात है तो इसे हम 3 बार लिखते हैं। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाह रहे हैं तो 10% की फ्रैक्शन बनती है 1/10। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो 32,000 के गुणा में हम डायरेक्ट लिखेंगे 11/10, क्योंकि वृद्धि बताई गई है तो 10 में 1 की वृद्धि यानी कि 11/10 हुआ। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो जीरो हमारी कट हो जाती है तीनों, तो 32 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बचता है। मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 42,592, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का मूल्य 18,500 रुपए था, इसके मूल्य में क्रमशः 12% और 10% की वृद्धि की गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इनिशियल वैल्यू आपको दी गई है, तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो 18,500 के गुणा में हम लिखेंगे 112/100 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 110/100, क्योंकि इस बार परसेंटेज अलग अलग है तो वही वैल्यू यूज करेंगे जो आपको क्वेश्चन में कही गई है। अगर आप इसे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं तो 12% की फ्रैक्शन बनती है 3/25 और 10% की फ्रैक्शन बनती है 1/10। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइन बनती 18,500 के गुणा में 28/25 और गुणा में 11/10, क्योंकि 25 बेस वैल्यू रखेंगे और वृद्धि है तो 25 में 3 की वृद्धि तो 28/25 हो जाता है। ऐसे ही 10% भी वृद्धि थी तो 10 इसमें बेस वैल्यू और ऊपर वाला एक जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे तो 11/10 लिखेंगे। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट हमारी लाइन बनती है कि 1850 के गुणा में 28/25 गुणा में बचा 11, जीरो से हमने जीरो एक कैंसिल कर दी। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं तो 74 इंटू 28 इंटू 11 बचता है। मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 22,792, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, यह 3.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमने बताना है। तो आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है तो आप बेसिक लिखते हैं तो 40,000 के गुणा में हम लिखेंगे 103.5/100 और 2 बार लिखेंगे इसे हम। इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते तो बनता 40,000 के गुणा में आप पॉइंट हटा सकते हैं, ये 1035/1000 हो जाएगा। अगर हम इसे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करें तो आप 3.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है जो हमारे पास बनती है 7/200। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते तो 40,000 के गुणा में हम लिखेंगे 207/200, इसे हम 2 बार लिखते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो जीरो हमारी कट हो जाती है और 2 इंटू 2 से 4 भी कैंसिल हो जाता है तो बचता है 207 इंटू 207। मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 42,849, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 27,000 रुपए है, इसके मूल्य में प्रति वर्ष 7 से 1/3% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि डायरेक्ट फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले, तो 7 से 1/3% जो है उसे हम बेस वैल्यू 300 के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो 27,000 के गुणा में आप लिखेंगे 322/300 इंटू 322/300। कैसे बनाइए
तो 7 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 22/300। तो 300 बेस वैल्यू और 22 की वृद्धि होगी तो 322/300 लिखा। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 × 322 × 322/10 बचता है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर मिलता है हमें 3,11,052/10। तो 10 से डिवाइड करने का मतलब एक रकम छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे तो ये बनता है हमारे पास 31,105.2। नेक्स्ट है किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपए है। इसमें 3 वर्षों में क्रमशः 10% की वृद्धि, 12 से 1/2% की वृद्धि एवं 11 से 1/9% की कमी होती है। तो बताना है कि 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है भी और आपको इनिशियल वैल्यू इसमें दी गई है। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 10% की फ्रैक्शन बनती है 1/10, 12 से 1/2% की फ्रैक्शन बनती है हमारे पास 1/8 और 11 से 1/9% की फ्रैक्शन बनती है 1/9। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि 12,000 के मल्टीप्लाई में 10% वृद्धि थी तो ये 11/10 हुआ। 12 से 1/2% की भी वृद्धि थी तो ये 9/8 हुआ और 11 से 1/9% की कमी थी तो ये 8/9 हुआ। कैलकुलेशन करते हैं तो 8 और 9 आप कैंसिल हो जाते हैं, बाकी बचता है हमारे पास 1200 × 11 क्योंकि जीरो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,200 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपए था, इसके मूल्य में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि की गई। तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इस बार परसेंटेज में ही वृद्धि आपसे पूछी जा रही है। तो आप देखिए कि 20% जो है उसे हम लिख सकते हैं 1/5 और 10% जो है उसे हम लिख सकते हैं 1/10। तो जब आपसे सिर्फ प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो आपको जो मूल्य दिए गए उस मूल्य को हम यूज ना करके उसकी जगह हम डायरेक्ट 100 यूज कर सकते हैं। तो आप 10,000 की जगह 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई में 20% की वृद्धि थी तो ये 5 में 1 की वृद्धि यानी कि 6/5 हुआ और 10% की भी वृद्धि है मतलब 10 में 1 की वृद्धि यानी 11/10 हुआ। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 2 × 6 × 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हुआ। तब अपने स्टार्टिंग वैल्यू 100 मानकर चलें और 100 पर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 100 से ये 132 हो चुका है तो वृद्धि हो चुकी है तो हम लिखेंगे कि वृद्धि तो 132 में से आप 100 माइनस करें 32%। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का मूल्य 18,000 रुपए है, इसके मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की गई और फिर बढ़े हुए मूल्य में 20% की कमी की गई। इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 15% जो है उसे हम 3/20 लिख सकते हैं और 20% जो है उसे हम 1/5 लिख सकते हैं। तो भी प्रतिशत में आंसर देना है इसलिए हम 18,000 को यूज ना करके उसकी जगह हम 100 लिखकर क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी लाइन बनती है कि 100 के मल्टीप्लाई में 23/20 और गुणा में 20% की कमी थी तो 5 में 1 की कमी करेंगे मतलब 4/5 लिखेंगे। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 23 × 4 बचता है और 23 × 4 करने पर ये हमारे पास आता है 92। अब आप देख सकते हैं कि 100 से ये 92 हो चुका है तो इसमें कमी हुई है। तो कमी का प्रतिशत बताना है तो आप 100 में से 92 को माइनस करेंगे तो 8% कमी ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट है फिर कि वस्तुओं के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से उनकी बिक्री 20% कम हो जाती है। इससे दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव हुआ। तो इस बार आपको कोई भी मूल्य दिया नहीं गया तो हम 100 मानकर ही करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो 30% दिए गए उसे हम लिख सकते हैं 3/10 और 20% जो है उसे हम लिखते हैं 1/5। तो स्टार्टिंग इनकम जो है वो हमने उसमें 100 लिख ली, मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे ये 13/10 और गुणा में 4/5। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर बचता है कि 2 × 13 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 104। अब आप देखते हैं कि 100 से ये बढ़ चुका है तो इसमें वृद्धि हुई तो 104 माइनस 100 करेंगे तो 4% की वृद्धि ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है किसी सिनेमाघर की टिकटों के मूल्य में 40% वृद्धि कर दी जाती है और सीटों की संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है। इससे सिनेमाघर की आय पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप की कंडीशन है, 40% जो है उसे हम लिखेंगे 2/5 और 10% जो है उसे हम लिखते हैं 1/10। तो स्टार्टिंग इनकम हम जो है वो 100 मानकर चलेंगे तो आप 100 के गुणा में लिखेंगे। 40% वृद्धि थी तो 5 में 2 की वृद्धि यानी कि 7/5 हुआ और 10% की कमी है तो 10 में 1 की कमी यानी कि 9/10 हुआ। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बचता है 2 × 7 × 9
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 126। तो अब आप देखते हैं कि 100 से 126 हो चुका है, तो वृद्धि हुई। तो वृद्धि का प्रतिशत बताते हैं, तो 126 में से आप 100 माइनस करो, 26%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है फिर कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है। इससे आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपने बताना है। तो इसे भी हम सेम उसी टाइप से करेंगे। 25% जो उसे हम लिखते हैं 1/4 और 20% जो है उसे हम लिखते हैं 1/5। तो आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है, इनिशियल एरिया जो है उसे हम 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई में वृद्धि थी तो 5/4 और सेकंड भी वृद्धि बताई गई है तो ये 6/5 हुआ। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बचता है 25 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 150। तो 100 से ज्यादा आ चुका है अभी, तो वृद्धि लिखेंगे तो 150 माइनस 100 करें, 50% की वृद्धि। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, इससे वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो आपको जो फ्रैक्शन बनानी है वो अपने को बनानी है 20% की, तो 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5। तो स्टार्टिंग एरिया जो है, इनिशियली जो है वो हम 100 लिख कर करेंगे, तो हमने लिखा 100 इंटू, अब त्रिज्या में 20% वृद्धि थी तो 5 से 6 हो चुकी है, यानी कि 6/5 लिखेंगे। अब एरिया निकालना है तो इसे हम 2 बार लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बनता है कि 4 इंटू 6 इंटू 6 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 144। तो 100 से अबव हो चुका है तो वृद्धि है, तो वृद्धि लिखते हैं 144 माइनस 100 यानी कि 44% की वृद्धि। नेक्स्ट है किसी घनाभ की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी और ऊंचाई में 40% वृद्धि की जाती है। इससे घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव होगा, ये आपने बताना है। तो इनकी हम फ्रैक्शन बनाते हैं। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, 20% जो है उसे हम लिख सकते हैं 1/5 और 40% जो है उसे हम लिख सकते हैं 2/5। इस बार हमसे आयतन पे प्रभाव पूछा गया, यानी कि वॉल्यूम पे पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम के लिए इनिशियल वॉल्यूम जो है उसे हम 100 लिखेंगे। तो 100 के मल्टीप्लाई में 10% वृद्धि है तो ये 11/10 हुआ, 20% कमी थी तो ये 4/5 हुआ और 40% वृद्धि है तो ये 7/5 हुआ। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट बचता है 2 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 7/5। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसे कैलकुलेट करने पर बनता है 123.2। तो आप देख सकते हैं कि 100 से अधिक आ चुका है तो वृद्धि हुई, और वृद्धि हम लिखते हैं कि 123.2 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 23.2%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि एक वस्तु की कीमत में क्रमशः 25% की वृद्धि और 20% की वृद्धि की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25% जो है उसके हम फ्रैक्शन बनाते हैं 1/4 और 20% जो है उसकी फ्रैक्शन बनी हमारे पास 1/5। तो इनिशियल वैल्यू हम अगर 100 लिख कर करते हैं तो आप 100 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे 5/4 और मल्टीप्लाई में हमने लिखा 6/5। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बना 25 इंटू 6 यानी कि 150। तो अब आपसे वृद्धि नहीं पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि नई कीमत में हम कितनी कमी करें। तो आपने 150 से वापस क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो उसके लिए हम कमी करेंगे 50 की, करेंगे किसमें, 150 में। तो 50/150 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे हम, 100। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 33 से 1/3%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। थोड़ा सा चेंज आ गया क्वेश्चन में, लास्ट लाइन हमसे ये नहीं पूछा गया कि नई कीमत जो है वो क्या होगी या उसका इफेक्ट क्या होगा। तो हम जैसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं उसमें तो हमने ये किया कि 100 से 150 होगी, यानी कि 50% वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन में रिवर्स है ये, लास्ट में आप देखिए पूछा गया कि नई कीमत में हम कितने की कमी करें। तो 150 से वापस आपने 100 बनाना है, तो 50 की कमी होगी, लेकिन होगी किसमें, 150 में। तो 50/150 मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे, कैलकुलेट करने पर 33 से 1/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है फिर कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार कि 10% की क्रमागत कमी की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी, 10% जो है इसकी फ्रैक्शन बन जाती है 1/10। तो इनिशियल वैल्यू हम 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई में 2 बार ये कमी है तो 9/10 लिखा हमने 2 बार, कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 9 इंटू 9 यानी कि 81। अब आपने 81 से वापस क्या करना है, 100 बनाना है। तो घटी हुई कीमत में हमने वृद्धि करनी है, तो 81 से 100 बनाने के लिए वृद्धि करनी होगी।
तो 19 बढ़ाएंगे किसको, 81 को, तो 19/81 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हमने लिखा 100, इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 23.45, 23.45% ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है फिर कि एक वस्तु की कीमत में क्रमशः 20% की वृद्धि और 10% की कमी की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी करनी होगी। तो सेम उसी टाइप की कंडीशन है, 20% को हम लिखते हैं 1/5 और 10% को हम लिखते हैं 1/10। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू हम 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 6/5 हुआ और फिर 10% कमी है तो ये 9/10 हुआ। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 2 × 6 × 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 108। तो अब आपसे लास्ट लाइन में पूछा गया कि कितने की वृद्धि या कमी करें, तो बढ़ी हुई कीमत में बताना आपने, तो 108 से वापस 100 बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि रकम के अकॉर्डिंग 108 से हम 100 बना रहे हैं तो कम कर रहे हैं तो कमी लिखेंगे, 8 की कमी कर रहे हैं, कर किस में रहे हैं, 108 में, तो 8/108 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 100। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 7.40%। तो 7.40 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।